कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। जिंदगी तो सब काट लेते हैं, मगर जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। सबको प्यार सबकी सेवा, यही मंत्र है मुक्ति मेवा। सबको प्यार सबकी सेवा। पूरे भारत वर्ष में 350 से अधिक सक्रिय शाखाएं तथा 10,000 से ज्यादा सक्रिय समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम द्वारा अविरत सेवा कार्यों में जय महावीर। आज के इस विशेष कार्यक्रम गोल्डन थ्रेड की इस यादगार कड़ी में मैं आपकी होस्ट रेणु गुजरानी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। विशेष रूप से हमारे आज के सम्माननीय अतिथि सोहन जी वैद्य व जिनेंद्र जी जैन का, जिनकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत गौरव व गर्व की बात है। साथ ही मैं हमारे गोल्डन थ्रेड के सभी समर्पित पदाधिकारियों व उपस्थित दर्शकों का भी तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। महावीर इंटरनेशनल के 50 वर्षों के स्वर्णिम उत्सव सैल्यूट के अवसर पर गोल्डन थ्रेड कार्यक्रम के माध्यम से हम उन सुनहरे पन्नों को पलटने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय, नेतृत्व क्षमता, मार्गदर्शन और अद्वितीय दक्षता से एमआई को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। आज एमआई जिस मुकाम पर खड़ा है वह केवल एक संगठन की नहीं बल्कि समर्पण, सेवा और सतत प्रयासों की कहानी है जो एमआई के आने वाले 50 वर्षों की विकास यात्रा को नई दिशा व ऊर्जा प्रदान करेगा। आज की श्रृंखला में हम आपको उन दो प्रेरणा स्रोतों श्री सोहन जी वैद्य और श्री जिनेंद्र जी जैन से जुड़ी यादों और प्रेरणाओं से जोड़ेंगे जिन्होंने एमआई के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से अपना योगदान दर्ज कराया है। महावीर इंटरनेशनल के स्वर्णिम इतिहास के सुनहरे पन्ने में एक नाम श्री सोहन जी वैद्य का है, जिनका परिचय मैं आप सभी को देना चाहूंगी। वाणिज्य के ज्ञाता, विधि में निपुणता, पत्रकारिता में दिखी जिनकी प्रतिभा की पूर्णता, सेवा के संग चले 32 वर्षों का सफर, सोहन जी वैद्य है जन सेवा के सच्चे प्रवर। आपका जन्म 25 मई 1955 को एक छोटे से गांव चांगोटोला में हुआ। एमकॉम और एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर एक समृद्ध शैक्षिक पृष्ठभूमि के साथ आप आगे बढ़े। व्यवसाय के क्षेत्र में आपके एथेनॉल इंडस्ट्रीज और रियल एस्टेट में अपनी पहचान बनाई। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आपकी उल्लेखनीय सेवाएं रही है। आपने 40 वर्षों तक दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ के रूप में कार्य करते हुए पत्रकारिता को एक नई ऊंचाई दी। महावीर इंटरनेशनल से आपका जुड़ाव 1993 से है, जब आपने बालाघाट सेंटर की स्थापना करते हुए इसकी नींव रखी। राजेंद्र जी बाफना के साथ मिलकर आपने अपेक्स के सबसे बड़े जोन की स्थापना की, जिसमें सिलीगुड़ी, महाकौशल, विदर्भ, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे क्षेत्र शामिल थे। समय के साथ इनमें से कई सेंटर विभिन्न अन्य रीजन में शिफ्ट हो चुके हैं, परंतु आपकी दूरदर्शिता आज भी प्रेरणा का स्रोत है। आप 25 वर्षों से गवर्निंग काउंसिल के सदस्य रहे हैं, साथ ही 4 बार जोन चेयरपर्सन, रीजन सेक्रेटरी और 3 बार वाइस प्रेसिडेंट जैसे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित कर चुके हैं। आपके रीजन के 27 में से अधिकांश सेंटर नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में कार्यरत है, जहां सेवा का कार्य आसान नहीं बल्कि एक तपस्या के समान है।
महानगर सेंटर में नागपुर एवं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर सेंटर आते हैं। आपके नेतृत्व में इन क्षेत्रों में महावीर इंटरनेशनल की अलग जगी और अभी भी सेवा की ज्योत अनवरत वहां चल रही है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपका जय महावीर सर। जय महावीर सर। सभी दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत। हाँ सर। सर, मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहूंगी कि सर, आप बिजनेसमैन हैं, साथ ही आप 40 वर्षों से भास्कर के ब्यूरो चीफ भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ आप महावीर इंटरनेशनल से भी पिछले 3 दशकों से जुड़े हुए हैं। तो सर, आपको एमआई से जुड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं पहले लायंस क्लब में जुड़ा हुआ था 1980 से 1992 तक। तो मन में बार बार प्रश्न आता था कि विदेशी संस्कृति के साथ हम काम कर रहे हैं, वहाँ जो कल्चर था, चुनाव का कल्चर, शराब का कल्चर, मन बड़ा दुखी होता था कि हम सेवा कम करते हैं, दिखावा ज़्यादा करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में एल के जैन साहब जोन चेयरमैन थे, उस टाइम हमारे सेंटर की संख्या लगभग 50 थी। वो बालाघाट में उन्होंने हमसे संपर्क किया और 1993 में हमने हमारा सेंटर प्रारंभ किया बालाघाट में। और जब मैं महावीर इंटरनेशनल से जुड़ा तब मुझे लगा कि सच्ची सेवा करने वाली संस्था यह है और इस संस्था के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। इन 32 वर्षों के अनुभव में मैंने महसूस किया कि यह संस्था जो अपने जीवन काल के 50 वर्ष पूर्ण कर रही है, एक गौरवमयी संस्था है जिसमें भगवान महावीर के सिद्धांत के आधार पर सभी जाति, समुदाय और धर्म के लोग इसमें जुड़ जाते हैं और जुड़ के सेवा का काम करते हैं। मेरे रीजन में वर्तमान में भी 3 स्टेट हैं, विदर्भ, महाकौशल और छत्तीसगढ़। तीनों ही स्टेट में से तीनों स्टेट नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। यहाँ 25 सेंटर रूरल एरिया में आते हैं और 2 सेंटर जो हैं वो महानगरों की श्रेणी में है। सेवा करने का जो सही आनंद ग्रामीण क्षेत्रों में आता है, वो उसकी जो अनुभूति है बड़ी अद्भुत है। मैंने देखा है कि हमारे साथ जितने सेंटर जुड़े हैं उसमें करीब करीब 80% जैन समाज से नहीं है। जो लोगों के मन में भ्रांति है कि महावीर इंटरनेशनल जैनों की संस्था है या जैन समाज की संस्था है, जो भी हमारे साथ जुड़ता है वो समझता है कि भगवान महावीर स्वामी विचारधारा, अनेकांतवाद और उनके जो 5 सिद्धांत हैं मूलभूत, उसको लेकर जो संस्था चल रही है वो संस्था महावीर इंटरनेशनल है। और लोग खुशी खुशी भगवान महावीर के सिद्धांत के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि महावीर इंटरनेशनल किसी जाति, धर्म विशेष की संस्था नहीं है और इससे जुड़ने वाला हर व्यक्ति ये मानने को तैयार है कि वो भगवान महावीर के सिद्धांत पर संस्था से जुड़ रहा है, उसके साथ काम कर रहा है। मैंने महसूस किया कि उधर क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का अभाव है। हम देखते हैं कि जहाँ आदिवासी, बैगा, ट्राइब लोग रहते हैं, उन क्षेत्रों के लोगों को बच्चों को पढ़ाने की दिक्कत है। वो अध्यापन या विद्यालय तक बच्चों को जाने के लिए जागरूक नहीं है, साफ सफाई को लेकर जागरूक नहीं है, पेयजल को लेकर उनकी जागरूकता नहीं है। महावीर इंटरनेशनल की 32 सालों की इन आदिवासी अंचलों की यात्रा के बाद जो काम हमने वहाँ किया, जो सुकून हमको मिला, निसंदेह उसका जो आनंद है, अब तक हमारे जितने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे कार्यकाल में आए हैं, पहली बार 1994 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था और वीर राज लोढ़ा साहब दोबारा अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। उनके साथ सेक्रेटरी जनरल भी राजन जी बाफना बने थे और उस समय हमारे पास कुल 50 सेंटर थे। लगभग 2001 से 2006 के बीच में 4 सालों में राजन जी बाफना के साथ महावीर इंटरनेशनल की संस्थाओं की संख्या 250 पहुंच गई। उस समय में हमारी फीस मात्र 100 रुपये थी, पर उस टाइम पे भी जो काम रूरल सेंटर करते थे और महिला केंद्र करते थे, उन केंद्रों को अनुदान मिलता था 5 से 10 हज़ार रुपये। आज के 25 साल और 30 साल पहले भी एक अच्छी परंपरा थी कि और संस्थाओं में हम फीस दे के उससे कुछ नहीं पा सकते थे और महावीर इंटरनेशनल हम जितनी फीस देते थे उससे अधिक हम सेंटर को वापस करते थे। उसमें पहले प्रायोरिटी थी महिला केंद्र को, तो हिंदुस्तान का पहला महिला केंद्र बालाघाट में बना था और दूसरा हमारा
एक महिला केंद्र स्थापित हुआ था, मेरे को जहाँ तक ध्यान है कि शायद रायपुर सेकंड एक सेंटर बना था वीराओं का। आज वीराओं के सेंटर भी हमारे 50 से अधिक हो गए हैं। बड़ा गर्व का विषय है कि महिलाओं की भागीदारी महावीर इंटरनेशनल में पुरुषों से अधिक है। अभी हैदराबाद के अधिवेशन में हमने देखा कि हमारी संख्या से 1.5 गुनी संख्या वीरा बहनों की थी। जहाँ बहनें आगे आती हैं उस संस्था का निस्संदेह ऊंचाई पर जाने में कोई संदेह नहीं रह पाता है। मैंने अपने जीवन काल में देखा कि जो हम सेवा के लिए रात भर लेट 11 बजे 12 बजे 2 बजे घर आते थे काम करके, क्योंकि हमारी पत्नी भी मेंबर थी हमारे साथ, तो उनके मन में कोई संदेह पैदा नहीं होता था कि हमारे पति कहाँ से आ रहे हैं। उनको बड़ा विश्वास था कि एक अच्छा काम करके हम पति पत्नी दोनों सुकून प्राप्त करके अपने घर आ रहे हैं। हमारे बच्चों को बड़ा अच्छा फील होता था कि हमारे माता पिता एक समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक अकेली ऐसी संस्था महावीर इंटरनेशनल है जहाँ वीर वीरा कपल क्लब बनते हैं, दोनों को मौका मिलता है सेवा करने का। चाहे हम एक व्यक्ति की फीस दें, पर हमारे यहाँ दोनों की भागीदारी सुनिश्चित है। हमारी संस्था जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ रही है, हमारे वरिष्ठ जनों ने इस बात का चिंता जाहिर की कि हमारे साथ युवा जुड़े, और यूथ क्लब और तरुण क्लब की स्थापना भी हमारे यहाँ प्रारंभ हुई। और मैं महसूस करता हूँ कि युवाओं को की भागीदारी महावीर इंटरनेशनल में बढ़ना चाहिए। निस्संदेह शांति कुमार जी जैन, वीरेंद्र कुमार जी जैन, इनके कार्यकाल में लगभग 6 वर्षों में ये प्रयास हुआ है कि महावीर इंटरनेशनल से युवा लोग जुड़ें और महावीर इंटरनेशनल की ब्रांडिंग हो। हम 2019 तक काम बहुत करते थे, पर हमारे पास इनका रिकॉर्ड रखने का कोई तरीका नहीं था। न कोई हमारे पास दस्तावेज थे, न कोई ऐसे संसाधन थे कि हमारी संस्था में कितने मेंबर हैं, हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, हमारी संस्था कितनी सेवा का काम कर रही है। ये सारी चीज़ आज सूचीबद्ध हुई है। इसके लिए मैं पहले शांति कुमार जी जैन साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। उसके बाद वीरेंद्र कुमार जी जैन ने जो इन 3 साल सेक्रेटरी जनरल रहकर 2 साल अभी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो संस्था की ब्रांडिंग की है, आज हमारी संस्था को हर व्यक्ति पहचानने लगा है। निसंदेह इस संस्था के योगदान में जितना योगदान राजेंद्र जी बाफना का है, उतना ही योगदान वीर हमारे कुछ जी साहब का रहा है कि उनके ज़माने में काफ़ी हमारा बना, 650 सेक्टर तक हम पहुँचे। उसके बाद थोड़ा हम निष्क्रिय हुए थे। वीर धीरज जी कोठारी जो हमारे बीच नहीं रहे, पर उन्होंने संस्था को वापस से पुनर्जीवित करने में अहम भूमिका अदा की। वीर शांतिलाल जी कवाड़ ने एक नई सोच और दृष्टिकोण से इसको आगे बढ़ाया, और विजय जी बाफना के कार्यकाल में संस्था में 350 सेंटर और सेवाओं की गतियां बढ़ी। पर अभी पिछले 6 वर्षों में जो संस्था का स्वरूप बना है, अब जो भी इस संस्था का कर्णधार बनेगा या जो भी आगे आएगा, निस्संदेह मैं समझता हूँ कि वो उसको एक जमी जमाई सत्ता मिलेगी। सब में बड़े गर्व की बात है कि हमारी संस्था के 50 साल हुए हैं। कोई सामाजिक संस्था जो भारतीय परिवेश में पूरे विश्व में काम कर रही हो, उसने अपने जीवन में 50 साल पूरे किए हुए हों। शायद मैंने अपने सेवा काल के जीवन के 50 साल, आयु के 70 साल में कहीं नहीं सुना कि किसी सामाजिक संगठन के 50 साल सफलता के साथ, विकास यात्रा के साथ पूरे हुए हों। मैं बड़ा गर्वान्वित हूँ। मैं इस संस्था का सदस्य हूँ, जिस संस्था के आज 50 वर्ष पूर्ण होने में सिर्फ 2.5 महीने बाकी हैं, और 2.5 महीने बाद एक बड़ा महोत्सव हम जयपुर में मनाने जा रहे हैं। हम सब मिलेंगे। इस महोत्सव की भूमिका हमारे मुखिया ने निर्धारित की कि हम और हमारा परिवार तो आएगा ही आएगा, साथ में हमारे परिचित भी इसमें भाग ले सकते हैं। पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है कि आउटसाइडरों को भी इस आयोजन में आमंत्रित किया गया है। तो हमारे लिए एक अच्छा पल है। हम खुद तो इसमें शामिल हो रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं समाज को दिखाने के लिए, संस्थाओं को मंच पे लाने के लिए। ये हमारी स्वर्ण जयंती का जो 5 और 6 जुलाई का जयपुर में कार्यक्रम हो रहा है, शायद उसमें हम सबको शामिल करके इस 50 साल की यात्रा में कैसे हमारे अनुभव रहे, कैसे हमने काम किया, इसको बता पाएंगे। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा सभी साथियों से कि हमारी संस्था में विकास के लिए जहाँ युवाओं की भागीदारी बढ़ना चाहिए, तो युवाओं का विषय जो है वो थोड़ा अलग होता है। अगर हमने हेल्थ चेकअप कैंप लगा लिया, अस्पताल खोल लिया,
सेवा, पीड़ित माता की सेवा करें, तो हमारा युवा उतनी जल्दी इंटरेस्टेड नहीं होता है। उनको जोड़ने के लिए पहले उनके पसंद के विषय को लाना होगा। जैसे अभी हमने रीजन 9 में कुछ ऐसा प्रोग्राम चालू किया था कि विभिन्न सेंटरों में हमने उस नगर का बालाघाट महोत्सव, जैसे बालाघाट शहर में हम बालाघाट महोत्सव हमने चालू किया, तो ट्रेड फेयर के माध्यम से उसमें कल्चरल एक्टिविटी, व्यावसायिक जानकारियाँ, मोटिवेशन, एजुकेशन, संस्कृति, ये सारी चीज़ें चालू की, तो उससे 10 से 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 लोग इस 10 दिन के आयोजन में शामिल होते हैं। ऐसे ही क्रिकेट का आयोजन हो और नवरात्रा में आयोजन हो, इस तरह के आयोजन जिसमें युवा सपरिवार भाग लेकर सकें, गेट टुगेदर के आयोजन हो, पर्यटन के आयोजन हो, तो हमारा युवा वर्ग इसमें जल्दी जुड़ेगा। और जुड़ने के बाद हमारी संस्था में सेंटर को प्रयास करना चाहिए कि हम परमानेंट प्रोजेक्ट लाएं। अगर परमानेंट प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं तो निस्संदेह हमारी स्थिरता बनेगी। आज हमारा चिंता का विषय बन रहा है हमारे इंटरनेशनल में कि हम हर साल 100 सेंटर नए बनाते हैं और 50 सेंटर हमारे बंद हो जाते हैं। हमारा आंकड़ा लंबे समय से 300 और 350 के बीच घूम रहा है। तो हम सब सेंटरों को प्रयास करना होगा कि हम अपने कोई परमानेंट एक्टिविटीज चालू करें, परमानेंट अपना कोई भवन बनाए, परमानेंट कोई प्रोजेक्ट चालू करें, ताकि वो संस्था लाइफ टाइम चले। और जो परमानेंट प्रोजेक्ट एक सिटी में चालू हो रहा है, वो सिटी का सेंटर अपने ब्लॉक लेवल पे सेंटर बनाए और उनके माध्यम से सेवाओं को करे, तो ब्लॉक के सेंटर को रेडीमेड काम मिलेगा। रीजन 9 में मैंने प्रयास किया, तो मेरे यहाँ कोई सेंटर बंद नहीं होते हैं कि एक हेड सेंटर बना देता हूँ। हेड सेंटर से हम ये कोशिश करते हैं कि 3 प्रोजेक्ट उनको हमेशा हम देते हैं, गर्मी, बरसात और ठंड। ठंडी में हम वुलन कपड़े और कंबल बेचते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे 15 से 20 से 25 मेंबर हैं, हम बड़े सेंटर से पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप 50% कास्ट दीजिए। मान लीजिए कंबल 100 रुपये का आता है, तो हम 40 रुपये में सेंटर को उपलब्ध कराते हैं। उनको बोलते हैं कि एक मेंबर 2 कंबल दे, 5 कंबल दे, 3 कंबल का पैसा दे, तो वो सेंटर अपने गाँव में 200 कंबल बांट लेता है गरीबों के बीच जाके। गर्मी में उनको बोलते हैं कि भाई आप जिनके पैर में चप्पल नहीं है, चप्पल 50 रुपये की आ रही है, आपको 20 रुपये में मिलेगी, आप इसका वितरण कीजिए। बरसात में छाते, स्कूल के लिए परसादियाँ, ये उपलब्ध करते हैं। तो ऐसे सेंटर उनको 3 प्रोजेक्ट रेडीमेड मिल जाते हैं, उनमें सेवा की भावना के लिए उनसे 50% पैसा ले लेते हैं। तो उनको लगता है कि भाई हम कुछ कर पा रहे हैं, और उनकी समाज में छवि बन जाती है और खुद अपने पैर पे खड़े के बाद में काम करने लगते हैं। एक हमने बालाघाट रीजन 9 में अंधत्व निवारण का कार्यक्रम चालू किया है लगभग 25 वर्षों से। मोतियाबिंद नियुक्त महावीर इंटरनेशनल रीजन 9 और अंधत्व निवारण कार्यक्रम चलाया है। इसमें हम हर सेंटर के माध्यम से आईवेन भी चलती है इसमें, और जगह जगह नेत्र शिविर लगाकर जो नियरेस्ट धर्मार्थिस्ट के अस्पताल होते हैं वहाँ उनका ऑपरेशन कराते हैं। उससे ये होता है कि उस सेंटर में हम फिक्स डेट में कैंप करते हैं। मान लीजिए कि महाकौशल जोन में 15 सेंटर हैं, 15 सेंटर में हमने ये किया है कि महीने में 3 कैंप एक सेंटर में होंगे। महीने की 10 तारीख, महीने की 17 तारीख, महीने की 25 तारीख चंगोटला गाँव में हमारा आई कैंप होगा। ऐसे महीने में हमने सेंटर को बांट दिया, तो 45 आई कैंप पूरे जिले में हम महाकौशल जोन में करते हैं। एक महीने में 45 कैंप के माध्यम से 1000 मोतियाबिंद के मरीज हमारे चिन्हित होते हैं, जिनका ऑपरेशन गवर्नमेंट अस्पताल में और जबलपुर के एक ट्रस्ट के अस्पताल में निःशुल्क हम करवा देते हैं। और इन मरीजों को चश्मे, आई ड्रॉप और दवाइयाँ उनके मौके पर उपलब्ध करा देते हैं। और एक कैंप के स्मृति के लिए 2100 रुपये का डोनेशन दानदाता से लेते हैं कि किसी गांव में किसी ने बोला कि मुझे कैंप कराना है, उसको 2100 रुपये देना है, उससे मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी होगा, चश्मे भी मिलेंगी, दवाइयाँ भी मिलेंगी, 2000 पम्पलेट भी मिलेंगे और बैनर भी मिलेंगे। इस तरह कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम चालू कर दें तो जो सेंटर नए जुड़ रहे हैं उनके साथ उनको सेवा करने का मौका समय देके मिल जाएगा। कुछ दिन बाद जब उनके क्षेत्र में पहचान हो जाएगा, इनका विश्वास बन जाएगा, तो लोग सोचेंगे कि भाई ये संस्था बहुत अच्छी है और इनके हाथ में पैसा देने से हमारे पैसे का सदुपयोग होगा। हम जानते हैं पैसे की कमी नहीं है, कमी है विश्वास की। जहाँ जहाँ विश्वास पैदा होगा वहाँ पैसा हमको भरपूर मिलेगा। एक काम और हमने चालू किया रीजन 9 में, शायद पूरे देश में भी चल रहा है। हमने ये किया कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जितने बड़े अस्पताल हैं उन बड़े अस्पतालों से मुँह शाइन कर लिया है। उन अस्पतालों में पहले हम ये खोजते हैं कि किस अस्पताल में भारत प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत मुफ्त में इलाज होता है, क्योंकि सारे जितने अस्पताल हैं वो
इस योजना का लाभ तो लेते हैं पर मरीज से पैसा वसूल करते हैं। तो कौन सा अस्पताल पैसा वसूल नहीं करेगा, उससे हम एमओयू करते हैं, तो गरीबों का इलाज उससे करवा देते हैं। और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके इलाज के लिए हमारा डिस्काउंटेड रेट होता है। तो बहुत से अस्पताल किम्स में, क्रिस्टल इंडिया में, ऐसे करके नागपुर और रायपुर और जबलपुर के 25 अस्पतालों में हमारा एमओयू हमारे इंटरनेशनल रीजन 9 का कि 20% ओपीडी और आईपीडी में डिस्काउंट है। किसी मरीज का 5 लाख का बिल बना तो उसको 4 लाख रुपए लगेगा। ओपीडी में 2000 रुपये खर्चा है, उसको 400 रुपये की छूट मिल जाएगी। तो जो हमारे से जुड़ता है मेंबर, उसको रिटर्न मिल रहा है। जो मेंबर नहीं है वो अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को फायदा दिला सकता है। इस तरह से धीरे धीरे हम कुछ और योजनाएं हमारे साथ जोड़ेंगे। तो जो हमको लगता है कि 500 रुपये की फीस छोटे सेंटर के लिए ज़्यादा है, जैसे हमारे यहाँ बार बार बातचीत चलती फीस बढ़ाने को लेके, जब जब मुद्दा आता है, जब 100 रुपये का हमने 200 रुपये किया तब विरोध हुआ, 200 का 500 किया तब विरोध हुआ, 500 को बढ़ाने की बात हुई तब भी हमारे यहाँ विरोध चलता है। जबकि रुपए की कीमत घट गई है, सोना जितने ऊंचाई पे उस हिसाब से हमारी फीस नहीं बढ़ पा रही है। तो कई लोगों का सुझाव रहता है कि इसको 2 कैटेगरी में बांट दिया जाए कि जो विलेज के सेंटर हैं, ब्लॉक के सेंटर हैं, उनकी फीस 500 रहे, और जो सिटी के सेंटर हैं या महानगर के सेंटर हैं उनकी सीट बढ़ जाए। तो फीस देने वालों को जब कहीं हम सुविधाएं देंगे, उनको फायदा पहुंचाएंगे, उनके रिश्तेदारों के, उनके परिचितों को, उनके दोस्तों को उपचार के माध्यम से, तो वो उनको लगेगा कि यार मैंने तो 500 रुपये दिया था, मेरे साल भर 20,000 रुपये बच गए, 5,000 रुपये बच गए, 1,000 रुपये बच गए। तो इस तरह से उन लोगों को फीलिंग नहीं आएगी। ये सारा प्रयास हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर अनिल जी जैन, जो कि दिल्ली में बैठे हैं, कर रहे हैं। CSR से पहले पैसा मिलता नहीं था। मगर इंटरनेशनल के मेरे ख्याल से 300 सेंटर में जो 100 सेंटर एक्टिव हैं, लगभग 60 सेंटर ऐसे हैं जिनके पास में पर्सनल ट्रस्ट है पुराना। जैसे हमारे इंटरनेशनल महाकोश रीजन 9 में बालाघाट सेंटर, नागपुर सेंटर है, 2 सेंटर ऐसे हैं जिनके पास अपना ट्रस्ट है। और नागपुर सेंटर के ट्रस्ट में एक जयपुर विकलांग पैर सेंटर चल रहा है, फिजियोथेरेपी सेंटर चल रहा है, पैथोलॉजी चल रही है, और एक अस्पताल चल रहा है। अब हम नागपुर सेंटर से पूरे रीजन के 27 सेंटर के लिए जयपुर पैर के जितने मरीज हैं, हमने क्या किया कि ब्रांडिंग के लिए हर सेंटर में, 27 सेंटर में जगह जगह बोर्ड लगा दिए कि जयपुर पैर विकलांग कोई हो और आपकी जान पहचान में हो तो आप जयपुर पैर के लिए हमसे संपर्क कीजिए। वहाँ के 5 पदाधिकारियों का नंबर लगा दिया। उनको फोन आया, उन्होंने फोटो लिया, फोटो लेके नागपुर भेजा। नागपुर में बोला कि भैया पैर लग सकता है, उसको रेल टिकट गिरा के नागपुर भेज दिया, उसका नाप हुआ और सेकंड वीक में उसको पैर लग के मिल गया। तो हमारी ये ब्रांडिंग हो रही कि हमने जगह जगह अपने होर्डिंग्स लगा दिए कि भाई हमारी संस्था ये काम करती है और ये हमारे से फ्री सेवा आपको मिल रही है। ये ब्रांडिंग भी हो जाती है और सेवा भी हो जाती है। इसी तरह से हमारे रायपुर सेंटर जो है, वहाँ पर एक लोकल में चल रहा है जयपुर पैर का सेंटर। उसमें डोनेशन देके एक पैर 6,000 रुपये की लागत आती है एक जयपुर पैर बनाने में, वो 2,000 रुपये का डोनेशन हमारे मेंबर वहाँ देते हैं और हर साल 400 पैर वो लोग लगवा रहे हैं। एलन फोर हाथ, ये रोटरी क्लब की योजना है, इसको हम फ्री लगा रहे हैं 6 साल से रीजन 9 में, कि इसमें हमको कोई खर्चा नहीं रहता, हमको प्रचार प्रसार करना है। अब ये होगा कि मरीज हमारे यहाँ अपने आप फोन करते हैं कि भैया मेरे परिचित का, मैंने कोई ट्रेन में जा रहा, बस में जा रहा, किसका हाथ कटा दिखा, पैर कटा दिखा, तो हमको फोटो और फोन आ जाता है। तो लोग खुद हमसे संपर्क करने लगे हैं, हम हमारे क्षेत्र में पहचान बन गए। मैं सोचता हूँ कि अगर सारे 10 रीजन के लोग मिलकर इस तरह के अलग अलग प्रयास करें, जैसे मैं अन्य रीजन से सीखूं कि हमारे रीजन में क्या लागू होना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, अन्य रीजन वाले हमारे रीजन से सीखें हम क्या लागू करें जिसका फायदा उनके रीजन को मिले। तो ऐसे हम मिल बांट के जब समन्वय बनाएंगे, जो आज रेणु जी ने और हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हमारी टीम ने प्रोजेक्ट बनाया है कि फेसबुक के माध्यम से हम लोग इस 50वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर जो सैल्यूट प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम में आपस में रूबरू हो रहे हैं, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। मेरी बात आप सुन रहे हैं, आपकी बात मैं सुनूंगा, और हम इन चीज़ों को समझेंगे। तो समझेंगे तो निस्संदेह कुछ न कुछ नया रास्ता हमको जीवन में मिलेगा काम करने के लिए। और जो हमारा थीम है कि महावीर इंटरनेशनल इस देश के हर राज्य के हर गांव में रहे। हमारी अगर 540 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो 540 लोकसभा क्षेत्रों के हर लोकसभा में कम से कम 50 सेंटर हमारे हों। ये प्रयास
हमारा सपना है, क्योंकि जी मैं सर। लगभग 70 की आयु में पहुँच रहा हूँ, 55 का मेरा बर्थ है, तो मैं ये सपना देख के आगे की अपनी यात्रा को पूरा करना चाहता हूँ कि मेरे बाद वाली जो पीढ़ी है और मेरी उम्र के जितने लोग हैं, वो सब जी सोचते हैं कि इस संस्था को जिन्होंने 50 साल में, 30 साल में, 35 साल में योगदान दिया है, इसका भविष्य ऐसा हो कि देश के हर कोने-कोने में इसका लाभ हर लोगों को मिले। जहाँ ये संस्था है, वहाँ के लोग तो बड़े खुश हैं, खुशहाल हैं। हम डूंगरपुर बांसवाड़ा दौरे पे गए थे, हमने देखा छोटे से स्थान पर फिजियोथेरेपी भी चल रही है, जयपुर बैर भी चल रहा है, पैथोलॉजी भी है, नागौर गए, नागौर में देखा वहाँ है। तो हमारे कई छोटे-छोटे सेंटर्स में भी बड़े-बड़े काम हो रहे हैं। आज बड़ौदा ने जो शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाया, किस तरह इस जी, एरिया में बिल्कुल। आज उन्होंने लोगों को कहाँ पहुँचा दिया, लोगों का जीवन स्तर बदल दिया। वही आज हमारा दिल्ली का सेंटर है। आज उन्होंने हमको प्रेरणा दी कि हम पैसा, पहले मेंबर पैसा देता था, आज मेंबर भी पैसा दे रहा है और सीएसआर से भी हमको पैसा आ रहा है कि महावीर इंटरनेशनल सीएसआर से ऑल इंडिया में भी रजिस्टर्ड हो गई है, बालाघाट भी रजिस्टर्ड है, नागपुर भी जी सर। रजिस्टर्ड है, दिल्ली भी रजिस्टर्ड है। तो हम अपने कामों को दूसरों को बता के उनके फंड को अपने जी, क्षेत्र में ला सकते हैं। तो बिल्कुल इस आप बिल्कुल सही विद्यालय कह में रहे हमारे हैं। जिन अध्यक्षों ने काम किया है वो बधाई के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। इसमें क्या सुधार होना चाहिए, इसको चिंतन जो आप लोग कर रहे हैं रेणु जी, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है। जब हम जी सर। चर्चा में बैठते हैं और बात करते हैं तो निसंदेह कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है और हम आगे बढ़ने की बिल्कुल। दिशा में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर। सर जैसे आप मतलब मैं बता नहीं सकती कि आपने जो भी अपना विज़न बताया, जो भी एमआई के आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, अपने सेंटर्स के बारे में बताया, आपने मुझे लगता है आपके व्यक्तित्व में ये दर्शाता है कि आपकी कितनी दूरदर्शिता। आपने मेरे पूछे बिना मेरे सारे सवालों के जवाब इतने अच्छे से दिया कि मेरे को इतनी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि मैं आपके सेंटर्स के बारे में पूछूँ, आपके जो नक्सलवादी इलाके में जो सेंटर्स चल रहे हैं, उनमें आप क्या काम कर रहे हैं? क्या आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? आपके स्थायी प्रोजेक्ट किए हैं, आपके नागपुर, रायपुर सेंटर में क्या काम चल रहा है? सर आपने उनका विस्तार से हमें बिल्कुल बताया कि कैसे-कैसे आप काम कर रहे हैं। आपने ये भी बताया कि युवा शक्ति को जोड़ना है तो किस तरह के हम प्रोजेक्ट्स करें। आपने आप मतलब इससे ये दर्शाता है कि आप कितने इससे कनेक्टेड हैं। आप महावीर इंटरनेशनल से बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं। आपकी बातों से पता चलता है और आपने जो बताया कि ये सेंटर ये इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, वडोदरा इसमें अच्छा कर रहा है, आपका सेंटर दूसरे काम अच्छा कर रहा है, तो हम एक-दूसरे से मोटिवेशन लेके वैसा काम कर सकते हैं क्योंकि जी, हमें तो सेवा का काम करना है। बस सर अब हमारे क्या है कि समय की भी थोड़ी सीमा है। जाते-जाते बस एक शॉर्ट क्वेश्चन्स मैं आपसे पूछूँगी सर कि आप जब आपने जॉइन किया एमआई को तब के एमआई जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं थी, ना के बराबर थी और अब के एमआई में जब टेक्नोलॉजी का हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं, गोल्डन थ्रेड इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हम आज आपस में रूबरू हो रहे हैं, तो आप इसमें क्या परिवर्तन देखते हैं? और आगे आने वाले 50 सालों में आप एमआई को किस जगह पाते हैं? सर शॉर्ट एंड स्वीट आंसर। बिल्कुल आपने सही कहा कि जब हम इस यात्रा में शामिल हुए थे, तब हम जो कुछ करते थे उसका मूल्यांकन करना बड़ा मुश्किल था और समझने के लिए साल में एक कॉन्फ्रेंस होती थी, वहाँ जाते थे समझ पाते थे कि किसने क्या किया और हमको क्या करना चाहिए। आज हम सेकंडों में एक में के काम का जजमेंट भी कर ले रहे हैं, काम भी सीख ले रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। तो निस्संदेह जैसा मैंने मेरा खुद का सपना बताया और हमारे साथ सभी साथियों का सपना होगा कि महावीर इंटरनेशनल आने वाले 50 वर्षों में हिंदुस्तान के कोने-कोने के हर ब्लॉक में इसकी ब्रांच हो। जो सेवा हम कर रहे हैं, इस सेवा का विस्तार हर किसी को मिले। जिन लोगों के बीच हम जा रहे हैं, वो लोग इतने संतुष्ट हैं, तो मेरा ख्याल है अगर महावीर इंटरनेशनल सब तक पहुँचेगा, तो मेरे ख्याल है कि पूरे भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में जो सेवा का आनंद जिन क्षेत्रों में महावीर इंटरनेशनल के माध्यम से मिल रहा है, वंचित क्षेत्र भी इसके लाभ लेंगे। एक सेकंड की बात मैं अंतिम अपनी कहना चाहूँगा कि हम रोज सुनते हैं नर्क और स्वर्ग। अगर भारत के और दुनिया के किसी भी हमारे साथियों को नरक देखना हो तो बालाघाट पधारे। लगभग 10 इंटरनेशनल प्रेसिडेंट बालाघाट में, मैंने उनको जीवित नरक बालाघाट में दिखाया कि हमारे यहाँ बैगा जनजाति जंगलों में निवास करती है, जिनको सरकार चाह के भी उस जंगल से शिफ्ट नहीं कर पाती है। 30-30 किलोमीटर तक उनके पास आने जाने के साधन नहीं है, राशन की दुकान, मिट्टी तेल की दुकान, स्कूल नहीं है। वो कंदमूल, फल, कौवे या जीव जंतु मार के खाते हैं। कहीं फ्रैक्चर होगा तो वहीं सड़के मर जाएंगे। भाई बहन शादी करते हैं,
कौन पत्नी है, कौन पता है, उनको मालूम नहीं है, कौन किस पे दारू पी के मर जाएगा, मर जाएगा। इन क्षेत्रों में हमारे इंटरनेशनल ने काम करके उनको पढ़ने से लगाया है। और उन क्षेत्रों में हमने प्रयास किया जागरूकता का, तो कुछ जगह जंगल काट के, पहाड़ काट के रास्ते भी बने हैं। तो अब काफी परिवर्तन आया है। तो निसंदेह रेणु जी, आज की परिचर्चा में आपने अप्रिशिएट किया, मुझे बुलाया, पूरा सुना, मैं बहुत सही। आपका तो आभारी ये हूँ। तो हमारे गोल्डन थ्रेड की जो टीम है, हमारे हंसी वजी भाटिया, इनके एफर्ट्स हैं कि वो सबसे कांटेक्ट करके सबको बुलाते हैं। पर सर, हमें आपके जो सुना उसके बारे में बहुत अच्छा लगा। आपने जो जनजाति के बारे में भी बताया और उनके बारे के अपलिफ्टमेंट के लिए आपने जो काम किया वो रियली सराहनीय है और सबके लिए एक प्रेरणा है कि इस तरह का कुछ अगर हम देखते हैं तो हमें उसके लिए स्टेप उठाना चाहिए। और आपने स्टेप उठाया और उनका नरक को आपने स्वर्ग में बदलने की कोशिश की, ये बात सबसे अच्छी है सर। सर, समय की अपनी सीमा है और अब समय समाप्ति की ओर है। तो मैं इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व से मुझे आज गोल्डन थ्रेड के माध्यम से मिलने का मौका मिला, सर इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपने हमसे एमआई की जीवन यात्रा, सबसे बड़े रीजन की स्थापना, नक्सलवादी आदिवासी इलाकों में सेवा कार्य और आपके द्वारा दिए गए सही मायने में प्रेरणा पथ का कार्य करेगी और एमआई के भविष्य के लिए भी मैं सोचती हूँ कि मील कम पत्थर साबित होगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय महावीर, आप सभी को बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे दूसरे सम्मानीय अतिथि श्री जिनेंद्र जी जैन को। जय महावीर। जय महावीर सर। हाँ, महावीर इंटरनेशनल की गोल्डन थ्रेड की इस कड़ी में आज का हमारा दूसरा सुनहरा पन्ना हमारे अलवर केंद्र के चेयरपर्सन श्री जिनेंद्र जी जैन है, जिनका परिचय मैं आप सभी को देना चाहूंगी। ज्ञान की ज्योति से जीवन को संवारा, वाइस प्रिंसिपल बन शिक्षा का दीपक उजारा, सेवा में निरंतर समर्पण जिनका धर्म, अलवर केंद्र के अध्यक्ष बन रच रहे हैं नित नए कर्म, रच रहे हैं नित नए कर्म। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप राजस्थान शिक्षा विभाग से उपाचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं। आप 1992 से महावीर इंटरनेशनल अलवर से जुड़े हुए हैं और 2019 से आप एमआई अलवर के चेयरपर्सन पद को सुशोभित कर रहे हैं। 2024 में आपको महावीर इंटरनेशनल गोल्डन फेलो की उपाधि प्राप्त हुई। आपने कॉलेज में 3 वर्ष तक एनएसएस की सेवाएं भी दी है। आप 2 बार भारत विकास परिषद अलवर के अध्यक्ष रह चुके हैं और 1990 से आप विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ सक्रिय रूप से सामाजिक कार्य में सेवा कार्य करें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। मैं महावीर इंटरनेशनल में जो यहाँ ट्रस्ट बना था उसके संस्थापक थे प्रेम सिंह जी मेहता, उनकी प्रेरणा से मैं जुड़ा एज डोनर मेंबर। ओके और सर। रिटायरमेंट के बाद 2016 में रिटायरमेंट के बाद जो उस वक्त चेयरमैन थे नरेंद्र पालावत, उन्होंने मुझे कहा अब आप रिटायर हो गए हैं, पूरी तरह से समय दीजिए। तो 2019 से मेरी पूरी कोशिश ये रही है, जब से मैं चेयरमैन बना हूँ, कि हम इस अलवर केंद्र को कहाँ ऊपर उठा के ले जा सकते हैं। और मेरा मानना ये है कि सभी जगह पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है फाइनेंस, वित्त। अगर वित्त का प्रबंध हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। यूँ तो अलवर में महावीर इंटरनेशनल की शुरुआत 1982 में हुई। कुछ सामाजिक बंधुओं ने इसकी प्रारंभ की और शुरू में नारायणी धर्मशाला में एक आई ऑपरेशन थिएटर इन्होंने बनाया। और प्रेम सिंह जी मेहता जो शुरू के फाउंडर मेंबर्स में से थे, उन्होंने अस्पताल में जाकर जो मरीज हैं उनको जो फिजिशियन सैंपल में दवाइयाँ आती हैं पूछकर उनको दिया करते थे। और उस वक्त उनके मन में ये विचार आया, क्योंकि अंधता जो है एक बहुत बड़ा अभिशाप है और राष्ट्रीय अंधता निवारण मिशन के तहत इसमें सरकार भी काफ़ी सहयोग करती है। तो नारायणी धर्मशाला में पहले यहाँ पर उन्होंने एक आई ऑपरेशन शुरू किए। 98 के अंदर एक ट्रस्ट का गठन किया गया और उस ट्रस्ट ने 2002 में एक हॉस्पिटल तैयार किया जो आज वर्तमान रूप में है। लेकिन हॉस्पिटल को चलाना वास्तव में एक बड़ी कठिनाई का काम है, स्पेशली कि जब हम किसी मरीज से बहुत ही कम पैसे लेते हैं और कोशिश करते हैं कि सुविधा उनको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें,
तो इसके लिए चूँकि मैं अलवर का ही रहने वाला हूँ और मेरी पढ़ाई और यहाँ मेरा लगभग करियर अलवर में ही रहा है, तो ज़्यादातर लोगों से हमने संपर्क किया कि हमें डोनेशन मिले। कुछ डोनेशन, कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो उसकी हेल्प से हमने इस सेंटर को आज इस स्थिति में लाए हैं हम। और लगभग 1000 से 1200 ऑपरेशंस हमारे यहाँ नियमित होते हैं। लगभग 600 ऑपरेशंस हमें बिल्कुल निःशुल्क करते हैं हम। और हमारे इस कार्य को देखते हुए महावीर इंटरनेशनल दिल्ली ने भी हमें सीएसआर प्रोजेक्ट के तहत गेल से लास्ट ईयर 150 ऑपरेशन करने को कहा और इस साल उनको बढ़ा के 200 कर दिया और वो ऑपरेशन पूर्णतया सफलता से संपन्न हो गए। हमारी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस कार्य को सस्ता भी बना सकें। जैसे हमारे यहाँ जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं हॉस्पिटल में, फिजिशियन हैं या इसके अलावा फिजियोथेरेपी है, डेंटल सेक्शन है, स्किन का है, ऑर्थोपेडिक्स है, ईएनटी है, उन सब में हमारी कोशिश रहती है कि न्यूनतम हम मरीज से 50 रुपये लेते हैं और उस 50 रुपये में उसको 3 दिन तक उसका इलाज करते हैं। साल में हर महीने के अंदर हम कम से कम 2 मेडिकल कैंप निःशुल्क आयोजित करते हैं, जिसके अंदर हम मरीज को पर्ची और उसकी दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हमने एक नवाचार ये शुरू किया है कि हमारे जो केंद्र के जो हमारे सदस्य हैं, हमारे यहाँ सदस्यों की संख्या इस वक्त 128 हो गई है। तो उनसे हम कोशिश ये करते हैं कि किसी की अगर मैरिज एनिवर्सरी है या किसी का जन्मदिन है, तो वो हमें डोनेशन दें और उस डोनेशन से हम फ्री कैंप लगा सकें। तो उसकी वजह से हम 24-25 कैंप साल भर के अंदर लगा लेते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें हैं, उनके भी कैंप्स हम लगाते रहते हैं। जैसे कभी थायराइड की जांच है, कभी एलएफटी की जांच है, कभी केएफटी की जांच है। ये सब चीज़ें हम कोशिश करते रहते हैं और ऐसे भी शिविर महीने में 3-4 हम लगाते रहते हैं। जैसे अभी महावीर जयंती के उपलक्ष्य में अलवर में अभी हम महावीर जयंती का जो स्थान है, वहाँ पर भी नियमित कैंप कई वर्षों से, जब से महावीर इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, नियमित लगा रहे हैं। वहाँ भी बिल्कुल निःशुल्क शुगर की जांच है, थायराइड है, ये सब देते रहते हैं। जहाँ तक पिछले दिनों में ये बात हो रही है कि महावीर इंटरनेशनल में हम युवा वर्ग को जोड़ें। युवा वर्ग को जोड़ने के लिए कोशिश तो हम करते हैं, लेकिन आज का जो युवा पढ़ा लिखा है, वो तो पहले नौकरी की तरफ भागता है। वो तो है ना, अपने जो मूल स्थान है वहाँ रहते ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को जोड़ना तो मुश्किल है। रह जाते हैं वो लोग जो यहीं पर हैं और बिजनेस से जुड़े हुए हैं। जो बिजनेसमैन हैं, उनमें से हमने काफ़ी कोशिश की है कि हम युवाओं को आगे लाएं। क्यों? क्योंकि जो ये केंद्र हमने इतने वर्षों की मेहनत से स्थापित किया है, ये केंद्र लगातार चलता रहे और ऐसे हाथों में पहुंचे जो इसको लगातार चला सकें। आज महावीर इंटरनेशनल का जो हॉस्पिटल है, आचार्य हस्ती जी के नाम से चलता है, आचार्य हस्ती चिकित्सालय, तो वो आँखों के अस्पताल के नाम से अलवर में मशहूर है। अलवर ही नहीं, अलवर के आसपास के भी जगहों में 200 किलोमीटर में, क्योंकि जब भी हम कैंप लगाते हैं और अखबार में विज्ञापन जाता है या रिक्शा घूमता है, तो हमारे पास इतनी भीड़ लग जाती है कि हम कैसे उसमें से 30-40 लोगों का सिलेक्शन करें। तो मेरी कोशिश भी यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग को प्रेरित करें कि इसको आगे हम चला सकें। इसके अलावा अलवर में वीरा प्रयास केंद्र भी चल रहा है। वीरा प्रयास केंद्र की जो अध्यक्ष हैं लता शर्मा जी, उनका बहुत अच्छा काम रहता है और उनको हमने खुला हाथ दे रखा है कि उनको जितनी भी आर्थिक सहायता है हम उपलब्ध कराते हैं। जैसे वो लोग एक सैनिटरी नैपकिन वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, झिझक छोड़ो चुप्पी तोड़ो कार्यक्रम के। तो जितने भी सैनिटरी नैपकिन्स हैं, अभी पिछले 2 वर्षों से तो फरीदाबाद वाले बना रहे हैं, तो वहाँ से सैनिटरी नैपकिन मंगा रहे हैं। पिछले साल हमने 2000 सैनिटरी नैपकिन मंगाए थे, इस साल 5000 सैनिटरी नैपकिन बांटने का लक्ष्य है। इसी तरह से उनके मार्फत से हम बेबी किट भी उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारे जो संरक्षक हैं डॉक्टर सुरेंद्र जैन साहब, उनका गांव जो हरसौरा है, उसमें भी हम साल में 2 कैंप लगाते हैं। न्यूनतम 1 कैंप अगर किसी साल हो जाए, तो वहाँ भी लगभग 800-900 मरीजों की ओपीडी लेते हैं। वहाँ से मरीजों को छांट के लाते हैं
और जो मरीज आंखों के ऑपरेशन के लायक होते हैं उनको यहाँ लेकर आते हैं और अपने केंद्र पर। इसके अतिरिक्त आप कोई और जानकारी मुझसे चाहें तो मैं निश्चित रूप से दे सकता हूँ। जी जी सर, आपने बहुत ही अच्छे से विस्तार से आपका जो ये परमानेंट प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में अलवर जो केंद्र फेमस है, उसके बारे में बताया कि किस तरह से आप लोग मोतियाबिंद के आपके ऑपरेशन होते हैं। आचार्य हस्ती चिकित्सालय, एक छोटे से धर्मशाला से आपने नेत्र चिकित्सा शुरू करके वामन से विराट तक का सफर तय किया। किस तरह से आपने सफर तय किया और किस लेवल पे आप काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही अनुकरणीय है। आपने ये भी बताया कि किस तरह से हमें युवा वर्ग को लेना है जो काम कर सकें, क्योंकि किसी भी सेंटर को चलाने के लिए मतलब मैन पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इस लेवल पे काम करने के लिए तो एक बहुत अच्छी रणनीति, साथ में दूरदृष्टि, अच्छी नेतृत्व क्षमता वाला कोई ऊपर लीडर चाहिए, ताकि काम बहुत अच्छे से चले। किस तरह से आप कैंप्स लगा रहे हैं अलग अलग जगह, कि आप सिटी में भी लगा रहे हैं, गाँव में भी कैंप्स लगा रहे हैं, आप एनिवर्सरी व बर्थडे वगैरह पे डोनेशन भी ले रहे हैं, ताकि लोगों का जुड़ाव भी रहे और उस पैसे का एक अच्छे काम के लिए हम उपयोग करें। साथ ही आप नारी शक्ति को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आप अपने यहाँ के वीरा केंद्र को भी मोटिवेट कर रहे हैं। आपने बताया जैसे कि आप सैनिटरी नैपकिन, बेबी किट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन में उनका हेल्प कर रहे हैं, और भी आपने उनको खुला हाथ दे रखा है कि आप कुछ भी करें तो आप उनके साथ हैं। तो सर ये चीज़ें तो बहुत बढ़िया है सर। सर मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपके अस्पताल में बहुत सारे तरह के मरीज आते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके बहुत सारे सुविधाएं तो आपने अपने अस्पताल में दे रखी हैं, पर कई बार कुछ ऐसे बीमारियों के भी मरीज आ जाते हैं जिनके विशेषज्ञ की सुविधा आपके अस्पताल में नहीं है। तो क्या आप किसी अन्य अस्पताल की मदद से भी उनकी हेल्प करवाते हैं? नहीं, ऐसा तो हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है बीच-बीच में कि जैसे कैंसर विशेषज्ञ हैं, या जैसे हाँ। हर सेकंड सैटरडे को फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर से घुटना और ऑर्थोपेडिक्स वाले सर्जन आते हैं। तो इस तरह के कैंप्स जो हैं दूसरे, जैसे मेदांता मेडिसिटी दिल्ली वाला है, उनका भी साल में 2-3 कैंप लगते हैं। कैंसर हॉस्पिटल जो हैं उनके भी कैंप्स लगते हैं, तो उन कैंपों के मार्फत हम दूसरी संस्थाएं जैसे हैं, यहाँ चंद्रप्रभु विकलांग कल्याण समिति है, तो उसकी हेल्प से और महावीर इंटरनेशनल अपेक्स की हेल्प से हमने यहाँ जैसे ट्राईसाइकिल्स का वितरण किया। तो दूसरे केंद्र की मदद जरूर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनको हम रेफर नहीं करते। सिर्फ जो कैंप हमारे यहाँ होते हैं उनमें उसका हम पूरा प्रचार प्रसार करते हैं। उस कैंप में जितने लोग आ जाते हैं वो सारी सेवाएं हम निःशुल्क देते हैं, और अगर उनको किसी तरह की दवाई की या वो हो तो वो भी कोशिश करते हैं कि दवाई हम उनको उपलब्ध करा दें। बाकी नियमित हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि हम रेफर करें। कोशिश यही रहती है कि जो हमारे यहाँ है उन्हीं में हम पूरी तरह से दें। कोई भी मरीज अगर ऐसा आता है, वो कहता है कि मैं कुछ भी बियर नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए सारी सुविधाएं हम निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैंप में ही आओ, जब भी अगर आ जाए, जैसे प्रत्येक बुधवार हमारे यहाँ ऑपरेशंस होते हैं, पेड ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल को चलाने के लिए खर्चा भी हमें चाहिए। लेकिन उस दौरान भी अगर कोई मरीज ऐसा होता है जो गरीब है, जो किसी तरह की भी, तो उसका ऑपरेशन भी हम निःशुल्क करते हैं। कोशिश करते हैं कि अगर कोई डोनर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो जो हमारा रिजर्व फंड है हम तैयार कर रहे हैं, उससे हम उसका निःशुल्क ऑपरेशन करते हैं। और ऑपरेशन की पूरी प्रक्रिया 1 महीने तक रहती है। पहले दिन ऑपरेशन है, फिर हफ्ते भर बाद फॉलो है, उसके 1 महीने बाद उसका चश्मे का नंबर वगैरह, ये सारी व्यवस्था उसके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। अभी पिछले दिनों एक 32 साल की महिला, जिसको दिल्ली जयपुर से मना कर दिया था कि ऑपरेशन नहीं होगा आपका, उनके आंखों पर बहुत ही मोटे शीशे के चश्मे चढ़े हुए थे, और जैसा कि दिल्ली जयपुर में बड़े हॉस्पिटल तो ये कह देते हैं कि भाई 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगेंगे, गारंटी हमारी कोई नहीं है। तो वो अपने बच्चे को दिखाने आई थी, तो उसने सहज भाव में कहा कि आप हमारी भी आंखें देखें। उनकी आंख देखने के बाद पता लगा कि रेटिना उनका बिल्कुल ठीक है, सिर्फ लेंसेज की प्रॉब्लम है। तो स्पेशल उनके लेंसेज मंगवाकर और दोनों आंखों का उनका ऑपरेशन हो गया, और दोनों आंखें 6/6 हैं, तो वो बहुत